नमस्कार, द बोनस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरन। शक्ति की समृद्धि में हमारा मकसद है महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करना। इसलिए आज हम आपके लिए बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं। आज के शो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड की आपको क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है और क्या आपको भी इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि शो में आज क्या क्या खास रहने वाला है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इमरजेंसी फंड आपकी जिंदगी को सुरक्षित बना सकता है। इमरजेंसी फंड में कितना पैसा जो है आपको रखना चाहिए, किस सूरत में इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या है इमरजेंसी फंड का गोल्डन रूल। तो शो में हम आपके लिए सारे सवाल उठाएंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जरा ये समझते हैं कि अनीता सक्सेना जी की परेशानी क्या है। मुंबई की अनीता सक्सेना की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी कि अचानक से उसमें भूचाल आ गया। दरअसल अनीता की शादीशुदा जिंदगी में एक दौर आया कि पति से अनबन के चलते उन्हें अलग होना पड़ा। तब अनीता एक होम मेकर थी, तो उन्होंने कभी अपने पास अलग से पैसा जोड़ा ही नहीं और अब मुसीबत में उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खर्चा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है और साथ ही अपने माता पिता से पैसे अलग से मांगने पड़ रहे हैं। पति से अलग होने पर भरपाई के तौर पर तो बाद में ही शायद कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन अभी के खर्चे की परेशानी बनी हुई है। तो देखा आपने कि कैसे अनीता जी की जिंदगी में अचानक आए तूफान ने परेशानी खड़ी कर दी है। ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकती हैं, हमारे इस खास शो में हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ प्रोमोर फिनटेक की को फाउंडर और डायरेक्टर निशा सांघवी जी जुड़ रही हैं। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। तो निशा जी, सबसे पहला सवाल यही है, क्या वाकई एक महिला को भी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है? एक महिला के लिए मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि इमरजेंसी फंड जो है वो पुरुष बनाते हैं, पूरे परिवार के लिए बनाते हैं, पर क्या महिलाओं को अलग से फंड की जरूरत पड़ती है? पल्लवी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। विमेन को स्पेशली ज्यादा इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब भी हम ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आपने एक स्टोरी पहले बताई है किसी की, मुंबई से ही है, तो उनके केस में भी उनको जरूरत आन पड़ी थी सडनली। तो इसके लिए अनफोर्सीन इवेंट जो हमने कभी देखे नहीं है या सोचे नहीं है या हमारी सोच में भी कभी नहीं आए हैं, वो सिचुएशन से बचने के लिए ही हमें इमरजेंसी फंड बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन निशा जी, सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी फंड में हमें कितने पैसे जो है रखने चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई मुझे कितना पैसा जो है अपने लिए सुरक्षित रखना है। तो ये एक अच्छा सवाल है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? तो पहले हम बेसिक बात करेंगे कि हर किसी को अपना बजट लिखना जरूरी है। देश का बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं हर साल। वैसे आपको अपने घर का मंथली बजट आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा हर महीने लगता है। उसे आपको डिवाइड करना है। लिविंग एक्सपेंसेस मतलब जीने के लिए कितने पैसे लगते हैं, जिसमें रोटी कपड़ा मकान, मतलब मकान मतलब ईएमआई भी आ गया या तो रेंटल भी आ गया, और रोटी कपड़ा मीन्स आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपको जो चीजें रोज लगती है। और दूसरा होता है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, कि आपको एक फैंसी फोन खरीदना है या फैंसी वेकेशन पे जाना है। तो जैसे ही आप ये एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चलेगा कि लिविंग एक्सपेंसेस का कम से कम 6 से 12 महीने का टोटल आप करेंगे। अगर मान लीजिए 25,000 रुपए महीने के लगते हैं नॉर्मल जीने के लिए, तो इसमें आप जोड़ दीजिए पूरे साल का खर्च, तो ये हो गया तकरीबन 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड में होने ही चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी चली गई या आप नौकरी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आगे चल के जब मैं नौकरी छोड़ूंगी तो मेरे पास कितने पैसे रिजर्व में होने चाहिए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिजर्व में जो है आप अपने लिए पैसा ज़रूर रखें हर चीज़ के लिए। जो है अब डिपेंडेंसी जो है आज के वक्त में ख़ास तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन निशा जी, इमरजेंसी फ़ंड को हमें कितनी बार अपडेट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, कैसे? क्योंकि वक्त बदलता रहता है, ज़रूरतें बदलती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कब कब जो है हमें ये चेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि मुझे कितने पैसे की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है?
तो इमरजेंसी फंड जो है, जैसे ही आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट हम इंग्लिश में कहते हैं इसे, राइट, कि आपके जीवन में कोई मेजर चेंजेस आ रही है, अगर आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या किसी का देहांत हो जाता है जिससे कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो एवरी लाइफ चेंजिंग इवेंट में आपको अपना इमरजेंसी कॉर्पस को रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत राइटली कहा कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपको जो सेविंग्स करनी है या इमरजेंसी कॉर्पस में पैसा रखना है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट करना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपना इमरजेंसी फंड जैसे है बनाना चाहिए। अब जैसे आपने पूछा कि हम कब कब रिव्यू करें, तो मान लीजिए आइडियली जब हर साल इंक्रीमेंट होती है सैलरी में तभी, या घटता है, अगर पे कट हो जाता है, तो ये दोनों सिचुएशन में आपको रिव्यू करना है। अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गई, कोई रीजन की वजह से आप ज्यादा खर्च करने लगे हो और वो जरूरत की चीज है, तो वो तभी भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा। फिर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे कि कोई शादी होने वाली है या बच्चे होने वाले हैं या होम लोन लेने वाले हो, तो ये सिचुएशन में भी आपको इमरजेंसी कॉर्पस को रिव्यू करना जरूरी हो जाएगा। तो इमरजेंसी फंड का जो है आप समय समय के साथ रिव्यू ज़रूर करते रहे। जैसे कि निशा जी ने भी कहा है कि लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जो हैं कई बार होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बच्चा जो है स्कूल जाने लग गया है, अब स्कूल की फीस का खर्चा जो है वो हर महीने का ऐड हो गया है, तो ऐसी सूरत में भी आपको इमरजेंसी फंड को रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। खैर निशा जी, हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, तो कुछ सवाल जो है वो ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हापुड़ से डिंपल चौहान जो है वो ये जानना चाहती हैं कि इमरजेंसी फंड और सामान्य बचत में आखिरकार अंतर क्या होता है। ओके, ये डिंपल जी, ये एकदम सही सवाल पूछा है आपने कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कैसे इसे समझूं या कैसे इसे हम अंतर करें। तो ये एक बेसिक बताती हूँ। इमरजेंसी फंड क्या है? एक फाइनेंशियल सेफ्टी है। इमरजेंसी फंड का मतलब है फाइनेंशियल सेफ्टी, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा या आपको बचाएगा। कैसे? कोई अर्जेंट चीजें हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा था कि जॉब लॉस हो गई, मेडिकल क्राइसिस आ गई कि कोई बीमार पड़ गया, तो ये सिचुएशन में अगर आपने इमरजेंसी फंड रखा है तो वो तभी आपके काम आ सकता है। फिर मान लीजिए कि जब भी हम ये इमरजेंसी कॉर्पस को देखते हैं, वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए कि आप बिना कोई बेझिझक, बिना कोई पेनल्टी, बिना कोई ज्यादा समय लिए आप ये पैसे को एक्सेस कर सके हो। तीसरी बात, ये कहाँ निवेश कर सकते हैं ये पैसे को? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का आप ये फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि जब ये पैसा आप काम पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो तभी ये पैसा थोड़ा बहुत रिटर्न तो दे देगा। तो जब भी आप पैसा सेविंग्स में रखते हैं तो इंटरेस्ट रेट 2.75% मिलता है आपके सेविंग्स अकाउंट में। जब ये पैसा आप लिक्विड में लेके जाते हो तो ये तकरीबन 5 से 6% दे देता है। और इसमें इंस्टा रिडेम्पशन फैसिलिटी भी होती है, मतलब 50,000 रुपए तक आप विद इन 10 मिनट्स आपको ये पैसे वापस आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हो गए इमरजेंसी फंड की समझ। तो आई होप डिंपल जी आपको जो है आपका जवाब मिल गया है कि कैसे इमरजेंसी फंड जो है वो सामान्य बचत से अलग होता है। अगला सवाल ले लेते हैं नागपुर से। मैं उसके पहले रेगुलर सेविंग्स की भी बात करना चाहूंगी जो उन्होंने था। तो रेगुलर सेविंग्स जो है ये बेसिकली एक प्लान्ड गोल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई नया फोन खरीदने वाले हो या आप कोई वेकेशन पे जाने वाले हो या कोई गिफ्टिंग करनी है, कोई बड़ा मौका आने वाला है जहां पर आपको बड़ा खर्च लगेगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये पैसा जो है रेगुलर सेविंग्स में, या आप सेविंग्स जो करते हो, क्योंकि आपने मुझे अंतर पूछा है कि इमरजेंसी और सामान्य बचत में क्या फर्क है, तो ये चीज जो है प्लान्ड चीजों में रेगुलर सेविंग्स को हम बाइफिकेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट इमरजेंसी फंड है जो सर्वाइवल के लिए लगेगा, और रेगुलर सेविंग्स जो है वो लाइफस्टाइल और ड्रीम्स के लिए काम आएगा। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा जो है समअप किया है। आपका सेविंग्स जो आप रेगुलर सेविंग्स कर रहे हैं वो आपके जो रेगुलर खर्चे होते हैं उनमें काम आ सकती है, बच्चे की फीस हो गई या किसी और तरह का खर्च है जो हर महीने आना ही आना है। लेकिन इमरजेंसी फंड जो है वो केवल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, तो इसको जो है आपको अलग रखना होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, नागपुर से अमिता धवन का है। वो कह रही हैं कि अगर मेरी कमाई कम है तो मैं इमरजेंसी फंड की शुरुआत कैसे करूँ। आई थिंक निशा जी ये जानना चाहती हैं कि भाई मेरी अभी फिलहाल जो है बहुत ज्यादा कमाई नहीं है, तो क्या मैं छोटी बचत के साथ जो है शुरुआत कर सकती हूँ इमरजेंसी फंड की। अमिता जी, एटलीस्ट आपने ये सोच लाई है, मुबारक हो ये बात के लिए।
आप छोटे से छोटे अमाउंट से निवेश शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अभी छोटी सिप करके शुरुआत हुई है। आप 250 रुपए से भी प्रति महीना लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा कि आप ये अमाउंट से शुरू कीजिए और अपने इमरजेंसी कॉर्पस को बढ़ाना शुरू कीजिए। ये बहुत अच्छा है कि एक छोटी सी सिप जो है वो आपकी काफ़ी बड़ी परेशानी जो है हल कर सकती है। 250 रुपये से जो है आप महज शुरुआत कर सकते हैं। अगला सवाल अंबाला से रीना सिक्का का है। इनका सवाल निशा जी बड़ा दिलचस्प है। ये कह रही हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्या मुझे अलग पैसा रखना चाहिए? पति के पैसों से अलग पैसा क्या रखना सही होगा? क्योंकि हमारे ना अक्सर मन में ये कश्मकश रहती है एक हाउसवाइफ के मन में खास तौर पर कि अरे मैं कुछ पैसा अलग करके रख रही हूँ, शायद मेरे ये रोज़मर्रा की ज़रूरतों में या घर के खर्चों में काम आ जाता। तो निशा जी आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगी? पल्लवी, ये सवाल बहुत बढ़िया है। आई थिंक मेरे हिसाब से एक हाउसवाइफ जो है, आप अपने आप को होम मेकर कहिए, हाउसवाइफ मत कहिए। आप भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हो। अगर आप नहीं हो तो आपके पति, बच्चे ठीक से समय पे काम पे नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, खाना टाइम पे नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको आपको हर महीने घर खर्च दिया जाता है तो उसमें से एक छोटा पोर्शन आप अपने इमरजेंसी के लिए भी रखिए। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पर। वुमेन स्पेशली इन इंडिया, लेडीज जो है वो सारी ही हमारे देश में हमें सेविंग्स बहुत अच्छे से आता है। अगर आपने कभी भी देखा होगा मम्मी और दादी के जमाने में कोई भी बरनी से आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, पापा आके बोल देंगे ये आफत आ पड़ी है, अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो मम्मी और दादी तुरंत कहेंगे चिंता मत करो, पैसे है। किचन में जाएंगे, बर्नी से बाहर निकाल के आपको पैसे दे देंगे। तो ये तो सेविंग्स बहुत आपके हमारे इंस्टिंक्ट में है, हमारे जीन्स में है। आप इस पैसे को स्मार्टली कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस पे थोड़ा ब्याज भी मिलना चाहिए। अगर वो पैसे बर्नी में रखे तो वो ग्रो नहीं होंगे, तो आपको इस पैसे को थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, अपनी सेफ्टी के लिए क्रिएट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि पति से रीच नहीं हो पा रहे हैं या पति सारा पैसा एक्सेस कर रहे हैं, आपको एक्सेस ही नहीं है, तो वो छोटा पैसा जो आप आज ने जमा किया है वो आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। तो एक होम मेकर, मैं हाउसवाइफ नहीं कहूंगी, होम मेकर के पास अपना खुद का एक इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। बिल्कुल निशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसको मैं इस बात को एक और आगे ऐड करना चाहूंगी कि आजकल जो है महिलाओं को ये कहा जाता है कि वो तो घर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। यस क्योंकि वो फाइनेंसेस जो है पूरे चलाती हैं, तो महिलाओं को अच्छे से आता है कि कैसे जो है फाइनेंसेस को, एटलीस्ट घर के फाइनेंसेस को कैसे बढ़िया से मैनेज करना है। तो चलिए अब चलते हैं स्नेहलता के पास और जानते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाने का गोल्डन फॉर्मूला क्या होना चाहिए। बिल्कुल पल्लवी, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिरकार इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए। इसे समझने के लिए देखिए, सबसे पहले अपने महीने भर के खर्च को आप जोड़िए और इसमें फोन बिल, घर का किराया, बच्चों की फीस और राशन जैसे खर्चे को शामिल करेंगे। इसके बाद अपनी हालिया स्थिति के बारे में 3, 6 या फिर 12 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में रखना होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो क्या है फॉर्मूला, जो गोल्डन फॉर्मूला पल्लवी बता रही थी, वो है 3-6-12 रूल। इसके अकॉर्डिंग अगर आप सिंगल हैं, यानी आपकी स्थिति सिंगल है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो कितने महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में होना चाहिए? 3 महीने। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना होगा। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं आपके पास, तो आपके पास कम से कम 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहलता आपका ये गोल्डन फॉर्मूला हमारे साथ शेयर करने के लिए। कम से कम जो है ये स्नेहलता ने आपको बताया कि कितने महीने का खर्चा जो है आपको इमरजेंसी फंड के तौर पर रखना चाहिए। खैर वापस लौटते हैं निशा जी के पास। निशा जी, कई बार क्या होता है कि महिलाएं ना घर पे बहुत परेशानी झेल रही होती हैं। अभी आपने जिक्र भी किया था कि कई बार जो है उनको फाइनेंसेस हाथ में ज़्यादा दिए भी नहीं जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको कभी कभी कुछ पैसा जो है वो मिल रहा होता है। फिर कई बार क्या होता है कि घर पे उनके हस्बैंड का या फिर पिता का इतना ज़्यादा या भाई का इतना कंट्रोल होता है कि वो अपना पैसा जो है अलग से नहीं रख पाती हैं। तो आप ऐसी महिलाओं को क्या टिप्स देंगे कि कैसे वो अपने फंड को अलग रख सकती हैं, सुरक्षित रख सकती हैं, सबसे छिपा के भी जो है वो अपनी सेविंग कर सकती हैं, ताकि उनके साथ अगर कल को कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आती है तो उसका इस्तेमाल जो है, उस पैसे का इस्तेमाल वो कर पाएं? पल्लवी, ये एक
आज हम तंत्र देंगे लोगों के हाथ में, जो हमारी महिलाएं व्यूअर्स स्पेशली और जो होम मेकर्स है। तो पहली बात है कि स्टार्ट स्मॉल। आप 250 रुपये या 100 रुपये से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 रुपये जमा कीजिए, उसे एडअप कीजिए। टारगेट होना चाहिए कि आप जो आपको गिफ्ट्स मिलती है या एक्स्ट्रा कैश हर महीने बच जाता है आपके घर खर्च में से, या आपको करवा चौथ पे पैसा मिल गया, जन्मदिन पे पैसा आ गया, या आप वेकेशन पे मम्मी के यहाँ गए, मैके गए तो आपको वहाँ से पैसे मिले। तो ये छोटे छोटे जो कैश मिलते हैं उसे स्पेंड मत कीजिए, उसे जमा कीजिए। थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं बट मैक्सिमम जो है आप टारगेट कीजिए कि पहले इमरजेंसी फंड बन जाए, उसके बाद ही आप इसको आप बाकी का पैसा खर्च करेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि बजट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो अननेसेसरी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उसको आप कट कीजिए, तो उससे भी पैसा आपके हाथ में ज़्यादा बचेगा। और एक फिक्स्ड अमाउंट बजट कीजिए कि ये पैसा साइड में मैं रखूंगी ही फैमिली बजट में से इमरजेंसी कॉर्पस बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप अगर हाउसवाइफ हो या होम मेकर हो और कमाई नहीं कर रहे हो तो भी आपका इमरजेंसी कॉर्पस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर आप होम मेकर हो, कई बार क्या होता है होम मेकर्स के साथ ये परेशानी है कि भाई घर पे रेगुलर पैसा नहीं मिल रहा है, कोई नियमित कमाई तो है नहीं। वैसे हालांकि हमने देखा है कि काफ़ी आजकल खासतौर पे मेट्रो सिटीज़ में ये कंसेप्ट भी आ गया है कि घर से महिलाएं कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम ज़रूर करती रहती है। लेकिन अगर ऐसी कोई महिला है जो कोई काम ही नहीं कर रही है, घर ही केवल संभालने में इतनी बिजी है, कभी कभी उनको पैसे मिलते हैं, तो वो कैसे म्यूचुअल फंड्स में जो है निवेश कर सकती है? सिर्फ तो एक तरीका है लेकिन उसमें हर महीने पैसे जाना होता है। अदरवाइज दूसरा क्या वे आउट हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो निवेश करती जाए? म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक तरीका नहीं है, आप लमसम भी कर सकते हो निवेश। तो लमसम है मतलब आज पैसा है, हर महीने आप 250 रुपये जमा कर दीजिए निवेश में, तो आप उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई महीने 500 कीजिए, कोई महीने 250 कीजिए, कोई महीने 100 कीजिए, कोई महीना मत कीजिए। तो ये लमसम निवेश के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही एक तरीका है। तो म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं, एक है लमसम और दूसरा है SIP। SIP इज नथिंग बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने की फिक्स तारीख को एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होती है। अब आती है पहले ग्राउंड लेवल की बात कि कैसे हम ये अपना फंड कैसे गुप्त रखें या सुरक्षित रखें। तो आप अपना एक अकाउंट सेपरेट रखिए। एक अकाउंट आजकल ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है, बैंक्स काफ़ी ऑनलाइन डिजिटल हो गई है, वो भी नहीं कर सकते आप अपने आपके घर के पास जो सबसे नियरेस्ट बैंक हो कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से अकाउंट ओपन कीजिए। या आजकल डिजिटल वॉलेट्स भी है, डिजिटल वॉलेट जैसे गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे जो है, यहाँ से भी निवेश हो सकता है। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को यहाँ से आप कनेक्ट कर दीजिए निवेश के लिए, तो वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। थोड़ा सा कैश आपके पास फिजिकल भी होना चाहिए। बर्नियों की जगह पर आप अपने कबर्ड में भी रख सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी एकदम इमरजेंसी आए और आप एक्सेस नहीं कर पाए या आप घबरा गए तो आप वो कैश को डेफिनेटली आप एक्सेस कर पाओगे। ये मेरी एक सलाह रहेगी सारी महिलाओं से जो हमें आज सुन रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा कैश जो है वो भी आपको अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन निशा जी, एक परेशानी क्या आती है कि हम महिलाएं जो होती है ना, दिल बहुत कमज़ोर होता है। कई बार हमें लगता है कि अच्छा ये रिश्तेदार बीमार है, मुझे अपने इमरजेंसी फ़ंड को निकाल के उसको दे देना चाहिए ताकि उसका इलाज अच्छे से हो जाए। या किसी ने आके कहा कि उसके घर पे किसी तरह की ज़रूरत है, तो महिलाएँ जो होती है एकदम पिघल जाती है, कहती कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे देती हूँ। तो हमें ये भी साफ करने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिस स्थिति में इस फंड का इस्तेमाल जो है करना ही है, क्योंकि ये इमरजेंसी है। तो वो इमरजेंसी में कौन कौन सी सिचुएशंस जो है वो शामिल होती हैं? तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, एक नज़रिया हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इमोशनल होते रहेंगे तो हम कभी भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स सेट और अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है हर महिला को एक लाइन ड्रॉ करना कि कौन से सिचुएशन में आप बताएंगे आपके पास पैसे हैं और कौन से सिचुएशन में आप बताएंगे कि आपके पास पैसे नहीं है। तो वो लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। आप डिफाइन कीजिए कि ये किस चीज़ के लिए मैंने पैसे रखे, मेरी बीमारी के लिए या मेरे लीजर के लिए या मेरी ज़रूरतों के लिए। तो ये तभी आप ये पैसा हाथ लगाएंगे, वरना उसको ये सोच के चलना है कि ये पैसा है ही नहीं।
बिल्कुल। और आपको मैं एक दिलचस्प बात बताती हूँ, अभी हमारे पास एक जो अगला सवाल आया वो बिल्कुल ठीक इसी मुद्दे पे ही है। रांची से निधि जहाँ लिख रही हैं कि क्या मैं अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल जो है वो किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त की मदद के लिए कर सकती हूँ। अभी हमने यही बात की थी निशा जी कि दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मदद के लिए जो है पैसा रखना है नहीं रखना, ये आपको पहले ही तय करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार आपके लिए इमरजेंसी की सिचुएशन है क्या। ये जो है ना, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपने कभी तो किसी को कहा है कि मेरे पास इमरजेंसी फंड रखा है मैंने, तो वो बंदा बराबर आपको ढूंढ लेता है, बंदा या बंदी या जो भी है, रिश्तेदार है, वो आपको कॉल कर लेता है, बोलते हैं तूने पैसे, तेरे पास पैसे है। आप ना बोलोगे तो वो तुरंत बोलेगा कि मेरे पास पैसे है। तो ये इमरजेंसी फंड को आपको अपने तक गुप्त रखना होगा, तो ही वो आप अपने पे स्पेंड कर पाओगे, अपनी जरूरत के वक्त यूज कर पाओगे। हाँ, अगर बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, तभी उसको यूज करना है, तो आप तभी डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत जो है वो गुपचुप रखनी है। आपको ये राज किसी को नहीं बताना है कि आपने अपनी इमरजेंसी के लिए कोई फंड जो है बना के रखा हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को ज़रूरत नहीं है लेकिन बस आपसे पैसा जो है वो निकलवाना है कि भाई चलो ठीक है मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। तो आपको किसी को नहीं बताना है कि आपने इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखा हुआ है। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली से प्रीति गौतम का है। ये जानना चाह रही है कि इनके परिवार को ना मेरे खुद के पैसे रखने पर आपत्ति होती है। भाई उनका परिवार चाहता नहीं है कि भाई पैसा जो है इनके पास ज्यादा रहे, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए। प्रीति, अगर आपके पास आधार है, पैन कार्ड है, आप डेफिनेटली जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, अपने पैसे खुद मैनेज कीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, सेविंग्स में पहले जमा कीजिए, वहां से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। आप डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हमें आप सुन रहे हैं कि मैं निवेश के लिए आपको हेल्प चाहिए, डेफिनेटली कोई ना कोई आपको बैंक्स जो है वो डेफिनेटली हेल्प करती है तुरंत आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट रिकरिंग डिपॉजिट आप शुरू कर सकते हैं बाय ओपनिंग अ सेविंग्स अकाउंट। जी, और वैसे भी हमने देखा है कि बैंक्स में अगर आप जाते हैं तो महिलाओं को जो है अगर उनका अकाउंट खोलना है तो पूरी तरह से मदद जो है की जा सकती है। आप चाहें तो बैंक में जाकर किसी महिला कर्मी की भी मदद ले सकती हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगला सवाल गुरुग्राम से छाया गुप्ता का है। ये जानना चाह रही है निशा जी कि ये अपना इमरजेंसी वाला पैसा जो है वो कहाँ रखें कि भाई जिससे तुरंत जब भी इनको जरूरत हो तो तुरंत प्रभाव से इनको मिल जाए। ओके, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको ये इमरजेंसी पैसों को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक होगा जो लिक्विड म्यूचुअल फंड में जाएगा, जो आपको 5 से 6% रिटर्न भी देगा और एक सेफ और सिक्योर्ड भी रहेगा। दूसरा पार्ट जो है, आप वो सेविंग्स अकाउंट में रखिए पैसा। आपके पास बैंक अकाउंट है, आप सेविंग्स में रखिए या फिक्स डिपॉजिट बना के रखिए, उसके कॉम्बिनेशन में रखिए। और तीसरा पार्ट, थोड़ा सा कैश आपको अपने पास रखना होगा। ठीक है। आपको कभी भी इमरजेंसी फंड को लॉक इन वाले प्रोडक्ट्स में आप निवेश नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, तो लॉक इन प्रोडक्ट्स में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपको जब भी इमरजेंसी होगी, ज़रूरत होगी, तो आपको तुरंत जो है वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास पैसा जो है वो तुरंत आ जाना चाहिए। तो आपको ऐसी एफडी नहीं करानी है जिसमें कोई लॉक इन पीरियड हो। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है फॉर इमरजेंसी फंड। लेकिन अब निशा जी, हम अपने शो के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। ऐसे में अंत में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, हम महिलाओं को यहाँ पर क्या मैसेज दें कि इमरजेंसी फंड बनाते हुए कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी है और कैसे वो इन गलतियों को करने से बच सकती हैं। मैं सभी के लिए ये कहना चाहूंगी, आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, सारी महिलाओं के पास अपना इमरजेंसी फंड बिल्कुल होना चाहिए जो आप खुद एक्सेस कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2 है कि आप उसकी जरूरत समझिए और उस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी दीजिए और उसको बिल्टअप कीजिए। आपको सेपरेट रखना जरूरी है और आप डरिए मत, छोटी शुरुआत कीजिए बट जरूर कीजिए। आपको उसको रेगुलरली रिव्यू भी करना पड़ेगा और फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट आप रह सकते हो, लेकिन जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे या आप पैसा जमा करोगे तो आप डेफिनेटली ये पैसों को यूज कर पाओगे अपनी जरूरत के हिसाब से। सही कहा आपने कि जब आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो है उसका इस्तेमाल कर पाएंगी। आपको सब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आज के वक्त में यकीन मानिए, ना निर्भर रहें किसी पर तो सबसे अच्छा ही रहता है। क्यों? सही कहा निशा जी? एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आपने हमारी महिला दर्शकों को बहुत अच्छे से ये समझाया है कि इमरजेंसी फंड की आखिरकार उनकी जिंदगी में क्या ज़रूरत है, कैसे वो एक इमरजेंसी फंड जो है वो बिल्ड कर सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल उन्हें रखना चाहिए जब भी वो इमरजेंसी फंड बनाए। तो अगर अब तक आपने अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। बिना किसी देरी के इमरजेंसी फंड बनाइए और किसी भी तरह की परेशानी या फिर दिक्कत के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।